नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। पाकिस्तान में फिर वही पुराना खेल शुरू हो गया है। सत्ता बदली, चेहरे बदले, लेकिन डोर आज भी सेना के हाथ में। और अब तो वहां सेना को बाकायदा संविधान में संशोधन करके सबसे सुप्रीम पावर देने की तैयारी की जा रही है। यानी पाकिस्तान का मुस्तकबिल अब कभी ठीक नहीं हो पाएगा। संविधान में संशोधन के नाम पर लोकतंत्र की नींव तोड़ी जा रही है, लोकतंत्र की विदाई हो रही है। वैसे भी लोकतंत्र कभी पाकिस्तान में था ही नहीं, लेकिन यह तख्ता पलट की नई पटकथा है। इसके बाद पाकिस्तान में कोई भी हुक्मरान आ जाए, वो फौजी बूटों के नीचे रहेगा। हां, कभी कभी कुछ नेताओं ने पाकिस्तान में फौजी बूटों के नीचे से बाहर निकलने की कोशिश की, जैसे कि इमरान खान, तो उन्हें जेल में ठूस दिया गया। लेकिन अब इन फौजी बूटों को, इन फौजी ताकतों को इतना मजबूत बनाए जाने की शाहबाज सरकार तैयारी कर रही है, जिससे पाकिस्तान में फौजी हुकूमत को कोई हिला नहीं पाएगा। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। इंटरनेशनल डिबेट, दुनिया भर से मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। पाकिस्तान की राजनीतिक मिजाज एक बार फिर से आर्मी की तरफ झुकी हुई नजर आ रही है। एक बड़े खेल के लिए मंच सजाया जा रहा है। आसिम मुनीर पाकिस्तानी सेना के प्रमुख, और आसिम मुनीर के इर्द गिर्द जमी नई राजनीति, संवैधानिक बदलाव और संभवतः अगले पीएम की पर्ची कटने की चर्चा अब तेज हो गई है। अमेंडमेंट की बात की जा रही है कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन यह सिर्फ एक संविधान संशोधन नहीं, बदलाव नहीं, बल्कि पाकिस्तान में आर्मी रिजीम को एक पूरी तरीके से नया रूप, नया मोड़ देने वाला फैसला कहा जा रहा है। पाकिस्तान में हाल ही में 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने न्यायपालिका की संरचना, शीर्ष न्यायाधीशों के कार्यकाल और न्यायिक नियुक्तियों की प्रक्रिया में बड़ा हस्तक्षेप किया। सरकार का दावा यह था कि पाकिस्तान में सो कॉल्ड लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए फैसला लिया गया, लेकिन लोकतंत्र है कहां पाकिस्तान में? क्या होता है लोकतंत्र पाकिस्तान के अंदर? हालांकि विपक्ष और कई विश्लेषक इसे जरूरत से ज्यादा सत्ता केंद्रित कदम बता रहे हैं, जो कि है। अब विश्लेषकों की माने तो विधेयक के बाद सत्ता संस्थाओं के बीच संतुलन से ज्यादा केंद्रीय नियंत्रण की दिशा में कदम बढ़े हैं। न्यायपालिका, कार्यपालिका और सैन्य नेतृत्व के बीच नए समीकरण तैयार हो रहे हैं, और मुनीर की बढ़ती ताकत इसे और पावरफुल करने की कोशिश की जा रही है, जिससे सैन्य सियासी गठजोड़ में और नए तारतम्य लाया जा सके। मुनीर का नया प्लान इसमें क्या है? चर्चा है कि मुनीर के नेतृत्व के तहत सेना और सत्ता साझेदार मिलकर एक ऐसा फ्रेमवर्क तैयार कर रहे हैं पाकिस्तान में, जिसमें संवैधानिक बदलाव के जरिए राजनीतिक भविष्य को सुरक्षित किया जा सकेगा। सेना प्रमुख की सेवा की अवधि आगे बढ़ी है। इस तरह से सेना प्रमुख की लंबी भूमिका सुनिश्चित हो सकती है। 27th अमेंडमेंट लाया जा रहा है, संविधान संशोधन किया जा रहा है, जिससे कि फील्ड मार्शल को एक संवैधानिक पद बनाया जा सके। यानी पाकिस्तान में सबसे पावरफुल पोस्ट। वैसे आर्मी चीफ ही काफी है, इसमें अमेंडमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। आज की तारीख में भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिम मुनीर के नीचे हैं। और अगर कोई भी नेता आसिम मुनीर या किसी भी आर्मी चीफ पाकिस्तान में जो भी हुआ आज तक उसके खिलाफ जाने की कोशिश करते हैं, तो इमरान खान वाली स्थिति होती है। जेल में सड़ा दिया जाता है और ज्यादा जुबान चलाने से खाल खींच ली जाती है। लेकिन वहां यह भी सवाल है, शहबाज के बाद अगला प्रधानमंत्री कौन होगा? संदर्भ में यह कहा जा रहा है कि संवैधानिक बदलाव के जरिए उस व्यक्ति या गठबंधन की संभावनाएं पुख्ता करना है, जिसे इस नए ढांचे में काम करना होगा। लेकिन खुले तौर पर नाम सामने नहीं आए, क्योंकि प्रक्रिया आधार में है, राजनीतिक पटल पर चल रही है। तो क्या यह तख्ता पलट की तैयारी है? कुछ राजनीतिक विश्लेषक, विपक्षी दल इसे संवैधानिक तख्ता पलट कह रहे हैं।
या नियम कानून में ऐसे बदलाव कि सत्ता संस्थाओं का नियंत्रण सामान्य लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बाहर चले जाए, जैसे कि फील्ड मार्शल के पास चले जाए। सरकार का दावा है कि इससे लोकतंत्र मजबूत होगा, जबकि विशेषज्ञ सवाल यह पूछ रहे हैं, जब संवैधानिक बदलाव की इतनी जल्दबाजी और कम पारदर्शिता से लाया जा रहा है तो उसकी वैधता और उद्देश्य पर स्वाभाविक सवाल लाजमी है। लेकिन इस 27th अमेंडमेंट जो है उसमें असीम मुनीर को एक प्रॉपर फील्ड मार्शल का एक संवैधानिक पद देने की तैयारी। मकसद क्या है, क्यों करना है ऐसा, और उसके पावर्स क्या होंगे? बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। हमारे साथ इस वक्त मोहम्मद बिलाल शफीक जुड़ रहे हैं। डॉक्टर मोहम्मद बिलाल शफीक, वरिष्ठ पत्रकार, पाकिस्तान से। मेजर जनरल डॉक्टर जेके बंसल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ। हमारे साथ निपुण आलम बयान जुड़ रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय मामलों की जानकार। हमारे साथ उज़मा करदार जुड़ रही हैं, नेता पीएमएलएन। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है और दर्शकों मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं। पहला सवाल उज़मा करदार आपसे है, क्योंकि आप वहां पर पॉलिटिकल पार्टी पीएमएलएन के एक इंपॉर्टेंट लीडर हैं। 27th अमेंडमेंट को लेकर क्यों तैयारी और क्या तैयारी है आप लोगों की? जी बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया और मुझे जी बड़ी हैरत हुई कि आप लोग हमारे जो मुल्क का आईन है उसमें इतना इंटरेस्ट रखते हैं। बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में हमारा पूरा मुल्क जो है उसके मुताबिक चलता है और एक जमहूरियत का दौरा है हमारे मुल्क में। हमारा आइन जो है वो पार्लियामेंट को सवाबदी देता है। ये उनकी कलेक्टिव विजडम है कि वो जितनी मर्जी आइन में तरमीमें ला सकते हैं। अगर वो फील करते हैं कि जी कोई पब्लिक इंटरेस्ट में या रियासत के इंटरेस्ट में कोई तरमीम करनी है तो उसके मुताबिक फिर वो हम पार्लियामेंट में आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह से जो पीछे हमारी 26th अमेंडमेंट हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन में, वो भी 2/3 मेजॉरिटी के साथ की जाती है। पार्लियामेंट में आपको इतना नंबर चाहिए अगर आपने किसी भी किस्म की अपने कॉन्स्टिट्यूशन में तरमीम करनी है। अब जो 27th अमेंडमेंट है उसमें काफी चीजें शामिल हैं और वो अभी पूरा हमें जो उसका ड्राफ्ट है अभी हमारे सामने नहीं आया। अभी सिर्फ 2-4 बातें हमें जो है वो पब्लिक में अभी पता है। अभी इसमें सेनेट में और पार्लियामेंट में पूरी डिबेट होगी, डिस्कशन होगी, एक कंसेंसस बिल्ड किया जाएगा और जब 2/3 जब जो है ये पास की जाएगी, इसमें काफी सारी एक हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के मुतालिक, हमारी मैजिस्ट्रेट एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स के मुतालिक, हमारे जजेस की किस तरह से सिलेक्शन होनी है उसके मुतालिक, हमारी ईसीपी में किस तरह से सिलेक्शंस होनी है उसके मुतालिक, आर्टिकल 243 है उसके हवाले से भी थोड़ी सी अमेंडमेंट होगी। कुछ हम वफाक चाहता है कि फैमिली प्लानिंग और एजुकेशन के जो डिपार्टमेंट्स हैं वो वापस फेडरल हुकूमत में आए। तो इस तरह की काफी चीजें हैं, लेकिन अभी ये सारी बातें जो हैं ये सब अभी बातें हैं। ये पहले पार्लियामेंट में आएंगी, फिर सेनेट में डिस्कस होंगी और उसके बाद फिर स्टैंडिंग कमेटीज के पास जाएंगी। और नहीं, ये जो आपने न्यायिक प्रक्रिया का हवाला दिया या लोकतंत्र का हवाला दिया वो ठीक है, वो आपका इंटरनल मैटर है, मैं उसमें बहुत ज्यादा जाऊंगा भी नहीं। ये जो पीटीआई कह रही है कि आप ये संवैधानिक तख्ता पलट है और ये जो आर्टिकल 243 है आपका, जिसमें सशस्त्र बलों की कमांड को संघीय सरकार के अधीन रखा जाता है, इसमें प्रावधान यह है कि आप फील्ड मार्शल असीम मुनीर की अवधि बढ़ाने या उनकी रैंक को संवैधानिक मान्यता देने की तैयारी कर रहे हैं। तो क्या ये पीटीआई आपकी ही पॉलिटिकल पार्टी है? उन्होंने संवैधानिक तख्ता पलट कहा है। वो मुझे मालूम है, हमारी ही पार्टी है, लेकिन वो इस वक्त ऑपोजिशन में बैठी हुई है। तो आपको पता है कि ऑपोजिशन बराए ऑपोजिशन करना जो है वो उनका एक खास मशगला है। उससे ज्यादा कोई बात इसमें नहीं है। देखिए, हमारी जो आईन है वो 1973 का बना हुआ है, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है। अब जो हमारे पहले फील्ड मार्शल थे वो अयूब खान थे। अयूब खान के बाद हमारा आइन बना 1973 में।
तो उसमें हमने इसलिए 243 में तरमीम करनी है कि अब हमारे जो नेक्स्ट फील्ड मार्शल हैं उनको भी कॉन्स्टिट्यूशनल कवर हमने आइन में देना है, क्योंकि ये पहले वाले आइन में मौजूद नहीं है। अब जो हमारे फील्ड मार्शल बने ऐसा तो नहीं कि असीम मुनीर के इशारे पर ये जबरन किया जा रहा हो, क्योंकि ये भी खबर है कि उनके प्रेशर की वजह से उनको फील्ड मार्शल बनाया गया। उनके इशारे पे कुछ भी नहीं हो रहा। हम अपनी एक पार्लिमानी हमारी पार्लियामेंट में ये जो अगर सारे इसको अप्रूव करेंगे इंशाल्लाह ताला ये होगा। आसिम मुनीर साहब जो है, मुझे पता है आप लोग बहुत खौफ खाते हैं, उन्होंने जो मार्का हक में आप लोगों को शिकस्त फाश दी है वो अब आपको भूलती नहीं है। और आप लोग में मुझे पता है कि पूरी दुनिया में आपको शर्मिंदगी उठानी पड़ी। दिल को बहलाने के लिए उज़मा मैडम, ये ख्याल बहुत अच्छा है वैसे, जो आप कहानियां आप लोग सुनाते हैं पाकिस्तानी बच्चों को, ख्याल नहीं है कि पूरी दुनिया में ऐसा हो गया वैसा हो गया कि भारत जो है वो जंग हार गया, भारत के हमने राफेल गिरा दी। ये ठीक है, आप लोग ये किताबें वहां पर लिखिए, अच्छी बात है, अपने बच्चों को कहानियां सुनाइए, ये अपने बच्चों को हौसला बढ़ाने के लिए। ये हकीकत है। अब आप नहीं ठीक है, अभी उस पर बहुत बातचीत कर चुके हैं, अब वो रिपीट नहीं करेंगे, बहुत बातचीत हो गई है। लेकिन आप लोगों को असीम मुनीर को ही क्यों इतनी ताकत देनी है? क्या पूरा जो वहां पर सियासी जमात है वो असीम मुनीर के आगे सरेंडर हो गया? जेके बदल साहब से एक रिएक्शन, फिर मैं बिलाल जी आपके पास। और बिलाल जी आपके मेरे ख्याल में हमारा अभी समझ नहीं आया सिस्टम। हमारी मुल्क में डेमोक्रेसी है और हमारी जो आर्मी एस्टैब्लिशमेंट है वो किसी भी मैडम डेमोक्रेसी कब से और कहां है, ये भी अगर क्लियर कर दें आप, कब से है आपके यहाँ डेमोक्रेसी और कहां है? किस बिल में छिपा हुआ डेमोक्रेसी? वो बाहर क्यों नहीं आता वो डेमोक्रेसी? जी थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। देखिए, यहाँ पर जो कहा गया है कि अयूब खान जो है वो फील्ड मार्शल बने और 1958 में उन्होंने तख्ता पलट के सत्ता अपने हाथ में ली और अपने आप को फील्ड मार्शल का तगमा दे दिया कि सब कुछ उनके हाथ में था। तो 1959 में दे लिया और वो रहे। तो उस समय तो ना कोई कानून बना ना कुछ बना। अब जो आप असलियत को देखें तो वो ये है कि पाकिस्तान में हमेशा ही जो है मिलिट्री रूल रहा है, चाहे पर्दे के पीछे से हो या सामने से। उसका कारण ये है कि इस समय ये एक जो आपस में एक एग्रीमेंट है कि भाई सिविलियन गवर्नमेंट को दिखाने के लिए है, सत्ता जो है वो चलाएंगे फील्ड मार्शल, और फील्ड मार्शल चलाने के लिए उसको लेजिटिमाइज करने के लिए उस कुछ कोई जो 243 अमेंडमेंट कर रहे हैं। एज ऑन टुडे भी जो सब कुछ डीलिंग है अभी, चाहे उसमें आप फॉरेन मिनिस्टर की डीलिंग ले लीजिए, डिफेंस मिनिस्टर या जो है कॉमर्स मिनिस्टर, वो सब फील्ड मार्शल मुनीर ही कर रहे हैं। और ये जो सारा कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहते हैं और कंट्रोल हाथ में लेकर के, जैसे बलूचिस्तान है या खैबर पख्तूनख्वा, उनकी मिनरल्स को भी इसके अंदर में रख करके फेडरल संपत्ति बना करके एक ये तानाशाही है, सिर्फ ये दिखाने के लिए नहीं। और ये इंपॉर्टेंट है कि ये अमेंडमेंट एक सिविल गवर्नमेंट है जिससे जब पाकिस्तान अमेरिका की मीटिंग हुई है, सर ये इसको भी एक बार मेंशन कीजिएगा जरूर जी। पाकिस्तान और अमेरिका की इंपॉर्टेंट मीटिंग जिसमें ट्रंप और आसिम मुनीर की मीटिंग हुई है, उसके बाद ये अमेंडमेंट लाया गया और उसमें फील्ड मार्शल को एक संवैधानिक पद देने की बात कही जा रही है, जिसका विरोध वहीं पर हो रहा है। हालांकि पीपीपी के भी कुछ नेताओं ने इसका विरोध किया है। बिल्कुल, इसमें देखिए जो है ना, अभी कोई भी आर्मी जनरल किसी प्रेसिडेंट से नहीं मिला, किसी भी कंट्री का, पाकिस्तान का भी नहीं मिला पहले एज ए आर्मी चीफ। ये बुलाया गया और उसमें आप अगर देखते हैं तो लीडिंग रोल में जब ये मीटिंग हुई थी तो लीडिंग रोल में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर थे, जो दिखा रहे थे बक्सा खोल करके, हम आपके लिए ये लेकर के आए हैं तोहफे, उनको खुश करने के लिए। तो अब ये उनको लग रहा है बिल्कुल मुफीद टाइम है, जो अमेरिका की भी उनके ऊपर में मेहरबानी है, तो सब कुछ देखते हुए इसको अमेंडमेंट करके और जो कोर्ट है वहां के बिल्कुल पावर को कट कर दिया जाएगा। अगर ये कहते हैं जमहूरियत, तो जमहूरियत में सबसे बड़ा स्तंभ जो होता है वो जमहूरियत या लोकतंत्र जो होता है उसका होता है जो एक न्यायपालिका तो खत्म ही कर दी इन्होंने। प्रेस पहले से उनका मुंह बंद है, कोई बोल नहीं सकता, जिसको जो बोलेगा खुला उसको, जैसे आजूक आदमी वगैरह हैं वो बोलती हैं तो उनको जो है डांट फटकार लगती है, उनको किसी को गायब कर दिया जाता है। तो ऐसी बातें देखते हुए पाकिस्तान ने अपना बेल आउट पैकेज लेता रहे। और सर ये 27th अमेंडमेंट पाकिस्तानी आर्मी चीफ का बेल आउट है। बिलाल शफीक इस पर क्या कहेंगे, उनका जान लेते हैं, फिर मैं निपुण जी आपके पास आ रहा हूं। बिलाल शफीक जी। जी, मैं पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मुझे इनवाइट किया। आपने तकरीबन 10 से 15 मिनट हो गए प्रोग्राम जो इस वक्त ऑन एयर है, आपके दिमाग
पे, आपकी रूह पे, आपकी सोच पे, आपके कंटेंट पे, आपके चैनल पर आसिम मुनीर, आसिम मुनीर, आसिम मुनीर, वो इतना आप लोगों पे हावी हो चुका है कि अगर मेरे सामने इस वक्त आसिम मुनीर हो, यकीन करें मैं उसको सैल्यूट करूं। पाकिस्तान की तारीख का वाहिद, वैसे तो मुशर्रफ ने भी आपको टफ टाइम दिया, उससे पहले भी जनरल अयूब ने दिया, लेकिन जो टफ टाइम आसिम मुनीर ने आप लोगों को दिया ना, यकीन करें, लेट मी मेक इट क्लियर, मैं कोई इसमें बायस नहीं है कि मैं पाकिस्तानी हूं या आप इंडियन है, आप लोगों के दिलों पे, साइजे पे आसिम मुनीर सवार है, उसकी वजह फिर आप कहेंगे आप 7 मई से 10 मई ले है। पहली बात। दूसरी बात मैं आपको ये बताऊंगा कि ये नफ्सियाती इशू है, दिस इज साइकोलॉजिकल इशू, यू पीपल नीड ट्रीटमेंट। मैं आई एम टेलिंग यू एज योर नेबर कि आप लोगों को एक ट्रीटमेंट चाहिए कि आसिम मुनीर आपके साथ आखिर ऐसा क्या कर गया, आपके कोई मामला ऐसे कर गया। आई डोंट वांट टू गो बिलो द बेल्ट, लेकिन इतना आसिम मुनीर, आपको पता है आज इंडिया क्यों दुनिया में पीछे रह गया और चाइना क्यों आगे आ गया? चाइना की पॉलिसी है नॉन इंटरफेरेंस और पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। आई एम स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, आई हैव डन पीएचडी इन आईआर। मैं आपको, मेरा थीसिस विद चाइना यूएस स्ट्रेटेजिक कंपटीशन बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, इंप्लीकेशन फॉर साउथ एशिया। मैं हमेशा सोचता था कि चाइना और इंडिया की आबादी तकरीबन एक जैसी है, इंडिया के पास ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, इंडिया की जो ज्योग्राफी है वो दुनिया में उसको कनेक्ट करती है, अगर इसके पाकिस्तान से भी अच्छे रिलेशन होते हैं। लेकिन इंडिया क्यों पीछे रह गया? इंडिया इससे पीछे रह गया कि इंडिया को एक डिजीज है, ये बीमारी है। मैं आपको हकीकत बता रहा हूं कि आप इंटरनली लोगों के मामले में इंटरफेयर करते हैं। बांग्लादेश से आप लोगों का मसला, नेपाल से आप लोगों का मसला, श्रीलंका से आप लोगों का मसला, चाइना से आप लोगों का मसला, पाकिस्तान से आप लोगों का मसला। वही तालिबान जिसको आप लोग कहते थे ये दहशतगर्द है, वही तालिबान जिसको आप कहते थे कि पाकिस्तान इनको कश्मीर भेजता है, आज उन्हीं तालिबान के साथ आप लोग बैठ गए। क्यों? आसिम मुनीर। आज आपकी सारी जो इंडियन फॉरेन पॉलिसी है वो आसिम मुनीर सेंट्रिक है। एक आपकी डेमोक्रेसी है, आप अगर अब तो आपकी डेमोक्रेसी नहीं है, मैं पूरी दुनिया में साबित कर सकता हूं, पूरी दुनिया। शफीक साहब, आपने अमेंडमेंट पे एक भी नहीं बोला, आपने एक रेगुलर पाकिस्तानी गेस्ट की तरह सारे टॉपिक कवर कर लिए, फिर तालिबान भी घुसेड़ दिया आपने। चलिए अमेंडमेंट पे बात करते हैं। मैं देखिए, मैं बस एक बात कहना चाहता हूं। आप कह रहे हैं कि भारत इतना पाकिस्तान आसिम मुनीर क्यों कर रहा है? देखिए, मैं क्या कहता हूं, अगर पड़ोस में चोर, गुंडा, बदमाश, टेररिस्ट आके बस जाए तो जाहिर बात है चिंता होगी। आपके पड़ोस में भी कोई चोर, गुंडा, बदमाश, डकैत, ठग अगर आके रहने लगेगा तो आप परेशान हो जाएंगे। आप बोलेंगे कि पता नहीं बगल में कौन कौन से कैसे लोग आ रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप उसको बुलाता है, पूरी दुनिया का वो इस वक्त एक जिसे कहते हैं पॉलिसी मेकर है। आप कह रहे चोर और गुंडा, आपका मुझे तो बड़े बड़े नेता ऐसे लोगों से संपर्क रखते हैं अपने, बड़े नेता ऐसे लोगों से संपर्क रखते हैं अपने गंदे कामों को करवाने के लिए। आप ही के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा था कि हम अमेरिका के लिए 30 सालों से गंदा काम करते आ रहे हैं। हमने थोड़ी कहा, आपके डिफेंस मिनिस्टर का बयान है। तो हमारी चिंता बस इतनी है भाई, पड़ोस में अगर आपके पड़ोस में भी कोई गुंडा बदमाश आ जाएगा जो चिंता होनी लाजमी है ना, तो हमारी चिंता बस इतनी है, बाकी कोई टेंशन वाली बात नहीं। आप तो यू आर नॉट अ फीमेल, ही इज अ मेल, वो ट्रंप के सामने जाकर अच्छा ठीक है, अपना बीपी हाई मत कीजिए, अभी काफी देर चर्चा चल रही है। ठीक है, बीपी हाई ना करें। निपुण जी से मैं समझ लेता हूं 27th अमेंडमेंट क्यों जरूरी है फील्ड मार्शल के पोजीशन के लिहाज से या पाकिस्तानी आर्मी के पॉइंट ऑफ व्यू से? ये वो तो मैं आपको बताऊंगा ही। अभी मैं जेके बंसल सुन रहा था और बाकी पूर्ववर्ती जो पाकिस्तान से तो हमारे जुड़े हुए हैं। शफीक साहब, देखिए जो नेताजी हैं, शफीक साहब बड़े जज्बाती टाइप के लगे, थोड़ा सा पाकिस्तान को लेके थोड़े जज्बाती हैं, थोड़े पैशनेट हैं। अच्छा लगता है वो अपने देश को डिफेंड कर रहे हैं। जी हाँ विवेक जी, मैं कह रहा हूँ कि जो नेता जुड़ी हुई है उनका समझ में आता है कि वे पॉलिटिकल पार्टी से हैं, लेकिन जिस देश के पत्रकार तानाशाही का स्वागत कर रहे हो इस प्रकार से, वो देखने लायक था कि तानाशाही का स्वागत ये कर रहे हैं। आप सब समझ सकते हैं कि पाकिस्तान का जो इंटेलेक्चुअल क्लास है वो कितना बुद्धि उनकी क्या मंद हो चुकी है, किस प्रकार की वो बातें कर रहे हैं। और देखिए सबसे बड़ा दर्द था, आपने दर्द जगा दिया उनका। दर्द क्या जगाया? तालिबान। जैसे तालिबान का नाम आता है तो कैसे बिलबिल आने लगते हैं। 3 बॉर्डर है पाकिस्तान के, ईरान के साथ इनके संबंध नहीं, अफगानिस्तान इनको मारने लग रहा है, दबा के कंफ्यूज हो रहे हैं क्या करें क्या ना करें। जाके अमेरिका के पास बचा लो अमेरिका बचा लो, मार रहा है, तालिबान मार रहा है। हमने पैदा किया था
भारत से संबंध अच्छे नहीं, तजाकिस्तान से संबंध अच्छे नहीं, 3 बॉर्डर, तीनों में डिस्टर्बेंस है। हमारी बात ये करते हैं। अब हम बात करते हैं जो ये संशोधन कर रहे हैं। अभी मैडम कह रही थी कि हमारे यहाँ संवैधानिक व्यवस्था है, 3 संविधान है इनका। ये तीसरा संविधान है। पहला संविधान 1956, फिर 62 और ये 73 का संविधान है। ये भी रहेगा या नहीं रहेगा यही जाने। देखिए क्या है कि ये इसको कहा जाता है, हम लोग पॉलिटिकल साइंस में 3 शब्दावली यूज करते हैं, शक्ति, सत्ता और वैधता। शक्ति के माध्यम से आपने सत्ता में काबिज कर लिया, लेकिन उसको आप क्या कीजिए, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, यानी कि आप उसको कॉन्स्टिट्यूशनल क्या कीजिए, आप उसको वैलिड कीजिए, उसको आप वैधता प्रदान कीजिए, जिससे जो मुनीर की पावर को जिस प्रकार का वहां पे कोई चैलेंज ना हो, कोई चुनौती ना हो, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी। हो क्या रहा है, तालिबान बात किससे कर रहा है, सेना के प्रमुख से बात कर रहा है पीस डायलॉग करने के लिए। अमेरिका किसको बुला रहा है, मुनीर को बुला रहा है। आज तक आप बताइए विवेक जी, कभी भारत के किसी भी अधिकारी को, सैन्य अधिकारी को प्रेसिडेंट ने डिनर या लंच दिया हो, पीएम या प्रेसिडेंट के अलावा? इसको कहते हैं डेमोक्रेसी, जहां पर स्टेट एक्टर से बात करता है और वो भी समकक्ष से बात करता है। यहाँ पे बात किससे हो रही है, मुनीर से बात हो रही है। अमेरिका किसको, मुनीर को बुला रहा है। हद होगी, इनको पता ही नहीं क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। अब क्या हो रहा है कि मुनीर को संवैधानिक दर्जा दीजिए, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दीजिए। नहीं देंगे तो आप संविधान दिखाए कैसे देंगे? और इनसे दोनों से पूछिए, नेताजी से पूछना चाहता हूँ, पत्रकार से पूछना चाहता हूँ कि डेमोक्रेसी का अर्थ क्या होता है, व्हाट इज द मीन ऑफ द डेमोक्रेसी। नहीं, लेकिन 27th अमेंडमेंट को लेकर पाकिस्तान में जो मेरे मित्र हैं 1-2, उनसे मेरी जो बातचीत हुई है, मैं उज़मा मैडम से चाहूंगा इस पर थोड़ा तवज्जो दें, इस पर थोड़ा ध्यान दें कि आसिम मुनीर चाह रहे हैं कि एक नया आर्मी चीफ अपॉइंट किया जाए, क्योंकि आसिम मुनीर हमेशा आर्मी चीफ नहीं रहेंगे, लेकिन वो फील्ड मार्शल हमेशा रहेंगे, क्योंकि एक बार फील्ड मार्शल की रैंक दे दी जाती है तो फिर वो रहती है। और अगर वो फील्ड मार्शल रहेंगे और उसके बाद कोई आर्मी चीफ आए तो कोई उनको ओवर पावर ना कर पाए। चले हमेशा आसिम मुनीर की, कोई आर्मी चीफ उनके ऊपर चढ़ बैठे, ऐसा ना हो। इसलिए फील्ड मार्शल के पद को ये संवैधानिक बना रहे हैं, जो कि तीनों सेनाओं को इनके कंट्रोल करेगी और उसको आर्मी चीफ को भी एक तरह से कंट्रोल करेगी, आर्मी चीफ को भी ऑर्डर्स देगी। सबसे सुपर पावर हो जाएगा फील्ड मार्शल का उसके बाद। क्या मैं सही हूं उस्मा मैडम, अगर आप लोग जो अमेंडमेंट लेकर आ रहे हैं उसके हिसाब से? देखिए, एक डेकोरेटेड पोजीशन है फील्ड मार्शल का कि आपको और पूरे आपकी सरकार को आसिम मुनीर फोबिया हो गया है। आपको ख्वाब में भी डराने जो है ना वो आते हैं कि भाई अब इसका मतलब है कि हमें हर दफा जो है वो शिकस्त का सामना करना पड़ेगा और हमें हर दफा जो है वो पूरी दुनिया में हम लोगों को शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। देखिए, बात सारी ये है कि नंबर 1 तो आपने ये जो गुंडे बदमाशों की बात की, तो वो तो आपने सारी दुनिया में फैलाए हुए हैं। आप आसिम मुनीर को क्या कह रहे हैं, वो तो गुंडे बदमाश मार रहे हैं। हमने तो अफगानिस्तान के साथ हमारी क्या लड़ाई है, यही लड़ाई है कि जी आप टीटीपी को रीग्रुप अपने वहां पे अफगानिस्तान में रॉ के साथ मिलके वो उनको आप उनकी प्रॉक्सी बने हुए, और हमारे मुल्क में आपने 2021 से लेके 2025 तक 10,000 हमले किए हैं। उनको जहन्नम में वासिल पहुंचाने में हमारी फौज एक इम्पोर्टेंट, और आसिम मुनीर जो उनको लीड कर रहे हैं वो उनको सबको जो टेररिज्म फैला रहे हैं हमारे मुल्क में, हमारे कम से कम 4,000 लोग जो हैं वो शहीद हो गए हैं, तो उनको खत्म करने के लिए आसिम मुनीर अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। ये आप लोगों को बात पसंद नहीं आती है। आप लोगों ने तो गुंडे बदमाश अमेरिका में भेजे हुए रॉ की शक्ल में, आप सारी दुनिया में सिखों को, लीडरों को आप टारगेट कर रहे हैं, चाहे वो यूके हो चाहे वो कनाडा हो, में वहां से आप जो हुकूमतें हैं आप लोगों के लोगों को किक आउट कर रही है। बांग्लादेश ने आपको ठुड मार के बाहर निकाल दिया है, तो आप लोगों तो कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। अब आसिम मुनीर को छोड़े, आप पुट योर ओन हाउस इन ऑर्डर। हम जो कर रहे हैं ना यहाँ पे, हमें पूरी दुनिया में एक रीजनल पावर की तरह देखा जा रहा है। लोग हमारी तरफ, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो रशिया हो, वो हमारे लीडरशिप को जो है वो वेलकम कर रहे हैं। और प्राइम मिनिस्टर और हमारे जो फील्ड मार्शल हैं उनका डंका पूरी दुनिया में इस वक्त बज रहा है। हमारा सर उन्होंने फख्र से बुलंद किया है, तो आप लोगों को तो जाहिर है उनका डंका ही बज रहा है, बाकी कुछ बज नहीं पा रहा है। सोच सोच के आपको खौफ इतना तारी हो जाता है कि आप कुछ करने के काबिल नहीं रहते हैं।
अब आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे उस्मा मुल्क मैडम, में आपने जो democracy कहानियां जो है, सुनवाई वो है बहुत स्ट्रांग है इस वक्त। आपने जो कहानियां सुनवाई हैं डिप्लोमेटिक और बाकी, ये हमारे देश में चंपक किताब में छपती थी बहुत पहले, जहां पर उसको छोटे छोटे बच्चे पढ़ा करते थे, 3 साल 5 साल 7 साल के, और बड़ा इंजॉय किया करते थे। आपने बहुत करेज की कहानियां सुना दी। मैंने आपसे बस ये पूछा, फील्ड मार्शल के पद को संवैधानिक बनाने की क्या आवश्यकता है? क्या आर्मी चीफ से ऊपर होंगे अब आपके आसिम मुनीर? सिंपल सा सवाल था, आपने उसको पूरी दुनिया में घुमा दिया। देखें आप, हम जो भी होगा वो हमारी पूरी पार्लियामेंट उनकी कलेक्टिव विजडम से होगा। अगर पार्लियामेंट समझती नहीं, है लेकिन कि फील्ड ये मार्शल तो एक amendment डेकोरेटेड हमें लेके आनी डेजिग्नेशन है, तो हम लेके आएंगे। एक अगर हम डेकोरेटेड feel पोस्ट है, एक करते हैं कि वो डेजिग्नेशन है, पाकिस्तान की स्टेट उसको आप इम्पोर्टेंट है तो जी। हम वो अमेंडमेंट लेके आएंगे और कलेक्टिवली लेके आएंगे और एक डेमोक्रेटिक मतलब दाल में कुछ काला है, मैं तो कह ही रहा हूं, मैं कह रहा हूं दाल में कुछ काला है। बिलाल शफीक से के पास जाएंगे, लेकिन पहले बंसल साहब के पास चलते हैं। और जो थ्योरी मैंने बताई, क्या वो सही नहीं है? बंसल सर, आपको क्या लगता है? ये ऐसा है कि आपने कहा कि वो आर्मी चीफ को, नेवी को, सबको कंट्रोल, वो उनको भी नहीं कंट्रोल करेंगे, वो प्रेसिडेंट को भी कंट्रोल करेंगे। अभी तक जो ये पावर थी तीनों आर्म फोर्सेस को कंट्रोल करने की, वो थी प्रेसिडेंट के पास में। अभी जो है वो आ जाएंगी फील्ड मार्शल के पास में, और फील्ड मार्शल में भी वो पुतिन और शी जिनपिंग की तरह से आजीवन भर जो है वो सत्ता में बना रहना चाहते हैं, कि जिससे वो बने रहे। अब मैं बार बार ये कह रहा हूँ, देखिए अगर ये इनको नहीं बनाते हैं या इनकी बात को मान करके इनको पावर नहीं देते हैं, तो तख्ता पलट कर देंगे। अब जब तख्ता पलट करके फिर ये जो है वहां पे जो जैसे पहले करते रहे इनके जनरल हो, मार्शल लॉ लगा के अपना जो है कुर्सी पकड़ लेंगे। तो जो ये लोग हैं अभी, जैसे उसमें चाहे आप शहबाज शरीफ ले लिए, इनके सिविलियन हैं, वो सब अंदर चले जाएंगे, और किसको कहाँ भेजना, कहाँ पहुंचाएंगे, वो तो पाकिस्तान का एक पूरा इतिहास रहा है। तो कोई भी जो आपने जो ये है, तो इसलिए, और आगे का कौन, आपने एक सवाल और पूछा था कि अगला प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, आपने शुरुआत में कही थी। देखिए अगला प्राइम मिनिस्टर वो होगा जो शहबाज शरीफ का ऑर्डर मानता हो, जो आसिम मुनीर का ऑर्डर मानता रहेगा। जो आसिम मुनीर, क्या मैं फील्ड मार्शल की बात कहूं, अगर इनको आसिम मुनीर का नाम लेने में इतना दर्द होता है, तो फील्ड मार्शल का जो ऑर्डर मानेगा वो, जैसे ही जो है इमरान खान ने अपनी कुछ थोड़ा सा एक वहां पे उसकी पॉपुलरिटी बढ़ी और जनता उनके साथ हुई, उठा के उनको अंदर कर दिया, उनकी पार्टी को डिसबैंड कर दिया गया। डिसबैंड करने के बाद भी जो इंडिपेंडेंट लड़े थे वो उनके सबसे ज्यादा संख्या में वही थे। तो इस तरह से पाकिस्तान तो एक जो है ना फेल्ड स्टेट है, और जो ये कह रहे हैं पीछे रह गया, अरे इनको ये पता होना चाहिए हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, 3rd लार्जेस्ट हमारी आर्मी है, सारी दुनिया में जो है सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है जिसको सारी दुनिया मानती है। और पाकिस्तान जो इस तरह से जो भारत के बारे में बोलता है, तो लोग कौन मानेगा, कौन इनके ऊपर। इसीलिए हंसी आती है जब ऐसी बातें करते हैं कि इसीलिए भारत को पीछे छोड़ दिया पाकिस्तान ने। अब ये ऐसी बातें करेंगे तो अब उसका तो कोई इलाज है नहीं, ये कुछ भी कह सकते हैं। वैसे नहीं, पहले भी मैं कह प्रधानमंत्री चुका थे हूं इमरान कि खान, ये उन्होंने वर्बल आवाज उठाई टाइगर सेना है, के ये खिलाफ वर्बल बोले। टाइगर है। आज कहां है? एक प्रधानमंत्री थे इनके इमरान खान, सेना के खिलाफ आवाज उठाई, सेना को कहा कि भाई चीजों को कंट्रोल करना बंद करो, तुम अपना काम करो, पॉलिटिशियंस को अपना काम करने दो। कहां है वो आदमी? वो आदमी 2-2.5 साल से जेल में ठूसा हुआ है। बिल्कुल। और जो इन्होंने कहा तालिबान की बात, तो तालिबान को तो इन्होंने बड़ा पाल पोस के बड़ा किया है, जो उनके ऊपर अटैक कर रहा है, या टीटीपी जो है, सब इन्होंने ये जो एक जिहादी को ट्रेनिंग दी है, तो वो सब कुछ पाकिस्तान का अपना ही करना देना है। और ये ठीक है, जो है बिलाल शफीक कुछ कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल सही कहा कि जो उस पहलगाम हुआ था वो आसिफ मुनीर की तकरीर, और उसने पहले से प्लान करके, तो एक जो काम था वो उन्हीं का था। सर ये पूरा तो प्लान ही फील्ड मार्शल का मैं बता रहा हूं। बिलाल शफीक कुछ कहना चाह रहे हैं। अब एक साहब बैठे थे, वो कहते हैं कि इनके साथ खरा कौन है, ईरान इनके मुखालिफ है। मेरा ख्याल है ये अपने आप को अप टू डेट नहीं रखते। मैं माजरत के साथ, ईरान की पार्लियामेंट ने कहा था तशक्कुर पाकिस्तान, तशक्कुर पाकिस्तान। इसका मतलब है थैंक यू पाकिस्तान, थैंक यू पाकिस्तान। जिस वक्त इजराइल ने ईरान पर हमला किया और भारत जो ईरान के साथ प्यार की पतंगे बढ़ा रहा था, पींगे चढ़ा रहा था, जो उसका एक तरह से चाबहार पोर्ट के जरिए पाकिस्तान को बिट्रे करने के चक्रों में जो वहां पर एक इन्वेस्टमेंट कर रहा था, वहां से भी जो दहशतगर्दी करवाना चाहता था, वो बुरी तरह एक्सपोज हो गया। ये अपने आप को करेक्ट कर लें। और दूसरी बात, आप कहते हैं आप डेमोक्रेसी है, चले मैं पहले इस अमेंडमेंट पे आ जाता हूँ। इस अमेंडमेंट में आपको पता है बेसिक फीचर्स क्या है। इसमें सबसे बड़ा फीचर ये है कि बजट के बाद जो रिसोर्सेज होते थे वो हमारे प्रोविंसेस ले जाते थे। जैसे आपके स्टेट गालबन 26 या 28 जितनी भी है, वो 57% जो हमारे रिसोर्सेज थे वो हमारे प्रोविंसेस ले जाते थे। और जो फेडरेशन थी
या जो फेडरल गवर्नमेंट थी वो सिर्फ 46% या 45% उसके पास पैसे आते थे या वो बजट का बकाया आ जाता था। तो जिसकी मेजोरिटी हमारे इंटरेस्ट में, हमारे डेट में, अरे हमें उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमको अरे भाई हमें उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप ये बताइए कि फील्ड मार्शल को आपको संवैधानिक पद क्यों बनाना है? एक डेकोरेटेड पोजीशन को आप संवैधानिक पद क्यों बनाना चाहते हैं? क्यों आप चाहते हैं जिंदगी भर आसिम मुनीर आपके आर्मी चीफ बने रहे या आर्मी चीफ के ऊपर ही बैठे रहे? या फिर आप नहीं चाहते लेकिन आसिम मुनीर चाहते हैं? नहीं, मैं वैसे बताता हूं, पाकिस्तानी कौम आर्मी चीफ से प्यार करती है। पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है वो समझती है कि भारत जो दुनिया में दहशतगर्दी सपोर्ट कर रहा था, जो खित्ते का गुंडा बनना चाह रहा था, जो खित्ते में अपनी चुदराहट, अपने हेजमोनिक डिजाइन पैदा करना चाह रहा था, 5 गुना बड़ी ताकत को 7 मई से 10 मई तक आसिम मुनीर ने बिल्कुल मलियामेट कर दिया। और उसकी गवाही कौन कौन देता है? प्रेसिडेंट ट्रंप देता है। प्रेसिडेंट ट्रंप देता है। इसलिए आसिम मुनीर से प्यार करते हैं। हमें वी लव हिम। मेरे तो वो सामने हो, मैं उसे सैल्यूट करूं क्योंकि वो मेरे मुल्क का रखवाला है। वो कहता है मैं शहीद हो जाऊंगा लेकिन पाकिस्तान की सालमियत पर किसी को हमला नहीं करने दूंगा। यही आप लोगों को प्रॉब्लम है। आप लोगों को पता कैसा आर्मी चीफ चाहिए था कि आप लोग बदमाशी करते हैं, उधर से मोदी बदमाशी करता है और हम लोग कहते हैं हमें तशवीश है, हम यूनाइटेड नेशन जाएंगे, हम अमेरिका के पास जाएंगे, हम क्लिंटन के पास जाएंगे। हमारा आर्मी चीफ ऐसा नहीं है। ये लीथल है, लीथल। आराम से शफीक भाई आराम से। देखिए बीपी बढ़ गया, पत्रकार कम हो जाएगा पाकिस्तान से, मत कीजिए ऐसा। आराम से बोलिए, आराम से बोलिए। मैं आराम से बात कर रहा हूँ। आप लोगों को बात रिलैक्स होके बोलिए, रिलैक्स होके बोलिए, कोई बात नहीं। प्रॉब्लम है, आप लोगों की प्रॉब्लम है आसिम मुनीर, आप लोगों की प्रॉब्लम है। नहीं, हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं। पाकिस्तान आर्मी देयर एंड इंशाल्लाह इट विल रिमेन देयर। इसको कोई कुव्वत नहीं खत्म कर सकती। अब आप अपने आप को दुरुस्त कर लें। आप लोगों ने क्या कुछ नहीं किया। देखिए, अच्छा आप कहते हैं डेमोक्रेसी, जरा मुझे इंडिया पे भी बात करने दें। आप कैसी डेमोक्रेसी है? मैं इंडिया पे आई लव मोहम्मद लिखूं, मुझे पकड़ के ले जाते हैं। मैं जिस जगह नमाज पढ़ूं, अशोक सलमान उसके ट्विटर अकाउंट में चले जाए इंडिया में क्या हो रहा है। मैं जिस जगह नमाज पढ़ूं, आप लोग उधर गाय का पेशाब कर देते हैं। हाँ, वो जो तेजस्वी प्रकाश है, आपके मुल्क से ज्यादा मुसलमान है यहाँ पर, तो ये ISI वाला प्रोपेगेंडा आपका टीवी पर चलेगा नहीं, कम से कम मेरे सामने तो नहीं चलेगा। और आपके मुल्क से ज्यादा मुसलमान है यहाँ पर। और आपके मुल्क की तरह यहाँ पर प्रोटेस्ट करने वालों पर गोलियां नहीं चलाई जाती हैं। टीएलपी वालों को मशीन गन से भून दिया, केपी वालों पर एयर स्ट्राइक करवा दिया, बलूचिस्तान में महिलाओं बेटियों को गायब करवा दिया। और आप बात करें भारतीय मुसलमानों की। गोल्डन टेम्पल भूल गया, गोल्डन टेम्पल भूल गया। गोल्डन टेम्पल कब की बात है? अब गोल्डन टेम्पल आप अभी जिक्र कर रहे हैं। और टीएलपी कब की बात है? और टीएलपी कब की बात है? कब टीएलपी का प्रोटेस्ट कब हुआ था जिसको मशीन गन से भून दिया गया? कब हुआ था? और ये जो प्रोपेगेंडा आपका गोल्डन टेम्पल और कनाडा में वो और ये और अमेरिका में वो सब खत्म हो गया। और सारे प्रोपेगेंडा गए आपके तेल लेने के लिए, आपके और ISI के। कश्मीर में 1 लाख लोग। आज बताइए ना कश्मीर की क्या स्थिति है? आपके पार्ट वाले कश्मीर में आपकी सेना की पतलूनें फाड़ दी जा रही हैं। हमारे पार्ट वाले कश्मीर में मॉल्स खुल रहे हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस खुल रहे हैं, सिनेमा हॉल खुल रहे हैं, लोग टूरिज्म के लिए जा रहे हैं। यह है स्थिति इस तरफ के कश्मीर की, जो हमारे हिस्से में, जिसको आपने डिस्टेबल करने की कोशिश की। मेरी बात तो सुनो। 9 लाख फोर्सेज आपकी कश्मीर में मौजूद है, वहां क्या इन्वेस्टमेंट? अरे अपना अपडेट कर लीजिए। 9 लाख फौजी कश्मीर में, आपको इंफॉर्मेशन है ही नहीं। 900 फौजी हैं? 900 फौजी उधर। आपके कितने फौजी हैं? आप लोग बायस्ड हैं, आप बायस्ड हैं। आसिम मुनीर को छोड़ के अपने इंटरनल इश्यूज को डिस्कस करें। आसिम मुनीर आपका इशू नहीं है। पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन। अरे भाई साहब, अगर मेरा पड़ोसी सिर पे परमाणु बम बांध के उसमें आग लगा के बैठा हो तो मैं तो टेंशन लूंगा ना कि उसका घर तो उड़ेगा ही उड़ेगा, मेरा घर भी ले उड़ेगा। तो हमारा टेंशन बस इतना है। बाकी आप अपनी इकोनॉमी का बेड़ा गर्क कर दें, आप कैसे भी चलाएं, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस ये जो संवैधानिक तख्ता पलट किया जा रहा है, हमारी दिलचस्पी इसमें है। भाई हमारे एरिया में अगर कुछ डिस्टेबिलिटी करने की कोशिश करेंगे तो हम तो सवाल पूछेंगे ना भाई। बहुत बड़ी बात है। बांग्लादेश तभी पाकिस्तान को मदऊ करता है, श्रीलंका तभी हमारे साथ अच्छे ताल्लुकात बनाना चाहता है।
हमारे साथ तो पूरी दुनिया में तो देंगे क्या इनको आप? तो आप लोग करते हैं। इन देशों को आप क्या दे सकते हैं? IMF का कर्जा बांटेंगे, लोन बांटेंगे, नहीं, कर्जा नहीं बांटेंगे ना। तो फिर क्या बांटेंगे? IMF से उधार लेके पैसे देंगे? आपको बताता हूं, मेरी बात तो क्या सुनिए ना। दीजिएगा? बांग्लादेश को क्या दे सकते हैं पाकिस्तान के आप? दरमियान श्रीलंका को क्या दे सकते हैं? गधे, जिलेटिन, नहीं क्या कभी नहीं देंगे दे आप? सकते। हम बांग्लादेश को वो टेक्नोलॉजी देंगे कि इंडिया की रातों की नींदें मजीद खराब हो जाएंगी। अब कुछ टेक- रात ना चलवाएं कि आप ही अपना स्टूडियो छोड़ के बाद। टेक्नोलॉजी बांटेंगे आप? अच्छा, आसिम बिल्कुल मुनीर कहां देंगे। तक पढ़े लिखे हैं? आसिम मुनीर जितने भी पढ़े लिखे हैं, लेकिन आपके हवास पे सवार है। वो इतना पढ़ा लिखा है कि वो तकरीर करता है ना, इंडिया का मीडिया हिल जाता है। अच्छा, ठीक है, कोई बात। इंडिया शफीक भाई, जाता है। शफीक भाई, कोई किसी के सिर पे सवार नहीं है। देखिए, ये एक नॉर्मल डिबेट होती है पड़ोस के मुल्कों को लेके ना, आप टेंशन ना लें। आप प्लीज अपना बीपी ना बढ़ाएं। मैं निपुण जी का एक रिएक्शन चाहूंगा। मैं बस ये जानना चाह रहा हूं कि आसिम मुनीर क्या जब तक जिंदा रहेंगे तब तक वो आर्मी को लीड करना चाहते हैं? जो ये संवैधानिक तख्ता पलट की बात की जा रही है, जिसको पीटीआई ने ये नाम दिया है, वहीं की पॉलिटिकल पार्टी है। देखिए, अभी आसिम मुनी का जो कार्यकाल है वो पूरा होने वाला है, बिल्कुल। और उससे पहले ही ये संशोधन किया जा रहा है। ये इसलिए किया जा रहा है, तानाशाही का एक रूप होता है। अगर आप एक बार गद्दाफी का शासन देखें, वहां भी इस तरह के संशोधन हुए थे। सद्दाम हुसैन का अगर आप शासन देखें, वहां भी ऐसे संशोधन हुए थे। और परवेज मुशर्रफ जिस समय आपका बने थे वहां पे, चुनाव करने के बाद प्रेसिडेंट बने और साथ में सेना का पूरा कमांड उन्होंने अपने हाथ में ली थी, तब भी ऐसे संशोधन हुए थे। तो ये तो तानाशाही का स्वरूप होता है कि अपनी शक्ति को लेजिटिमेट करने का तरीका, कॉन्स्टिट्यूशनल बनाने का तरीका। आजकल एक फैशन हो गया है कि आतंकवादी जैसे मुल्क भी अपने आप को डेमोक्रेसी बोलते हैं। कमाल की बात तो क्या है कि जिन्होंने आतंकवाद का गढ़ बनाकर रख दिया अपने आप को, वो बोल रहे हैं। और ये मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग बात क्या लग रही थी कि खुद देखिए, बांग्लादेश अलग कर चुके 71 में, बलूचिस्तान बहुत जल्दी इनसे अलग होने वाला है, खैबर पख्तूनख्वा की हालत कैसी है इनको पता है, और पंजाब को लेके बैठे और उस पर इतरा रहे हैं। जम्मू कश्मीर तो हमारा इनलीगल कब्जा किया हुआ है, वो तो जल्दी मिलेगा। तो मुझे लगता है कि इनकी जो बड़ी प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है पूरी पाकिस्तान की, ना पढ़ाई की दिक्कत है, ना कुछ जानना। इनसे पूछा आपने कि आसिम मुनीर कितने पढ़े लिखे हैं? छोड़ दीजिए, जो खुद पढ़े लिखे नहीं है, खुद जानते नहीं कहां से क्या किया है क्या नहीं किया है, कोई जानकारी नहीं है। तो सिंपल सी बात विवेक जी, आपका प्रश्न का उत्तर यही है कि पूरा का पूरा कोशिश ये है कि संवैधानिक एक चोला पहना दिया जाए, ताकि किसी तरह की कोई भी जो वॉइस है वो आसिम मुनीर के अगेंस्ट आपका क्लियर ना हो। और मैं तो हमेशा बोलता आया हूं, पाकिस्तान को चलाने वाला AAA है। AAA यानी कि आपका अमेरिका, आर्मी, और हम बात करें तो रेडिकल ग्रुप्स, यानी कि जो रेडिकलिज्म आप फैलाते हैं उनके अनुदम पर आपका चलता है। अमेरिका की मीटिंग के बाद ही तो हुआ। आपको याद है ट्रम्प कैसे बोल रहे थे, कहाँ है मेरा प्यारा मुनीर, कहाँ है मेरा प्यारा एयरफील्ड फील्ड मार्शल? तो आप सोचे किस प्रकार की भाषा का प्रयोग ट्रम्प भी कर रहे थे, किसके लिए? पाकिस्तान के फील्ड मार्शल के लिए। तो इनको उस टोन को समझ में नहीं आता किस तरह की टोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। बस इनको क्या है कि डिनर पे बुला लिया गया, और डिनर पे किसको बुलाया गया? सेना के अधिकारी को बुलाया गया, फील्ड मार्शल को बुलाया गया। तो मुझे लगता है कि अमेरिका भी इनको अच्छा खासा तैयार कर रहा है कि इनको अफगानिस्तान के खिलाफ लड़ना है। खुद कई बार इन्होंने बोला है, इनके पीएम ने बोला है, इनके प्रेसिडेंट ने बोला है कि हमने कई सालों तक क्या किया अमेरिका के लिए खून बहा है। आज भी लोग तैयार है, ये अफगानिस्तान से लड़ाई नहीं, करके उन्होंने बैठने के तैयार ये है। इतने अच्छे लफ्ज इस्तेमाल नहीं किए। ख्वाजा आसिफ ने कहा, जो इनके डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा हमने अमेरिका के लिए 3 दशक तक 4 दशक तक गंदे काम किए हैं। तो गंदे काम से मतलब क्या है? कि आपने किराए के आप इमरान खान को किराए के याद हथियारे कीजिए, दिए, आप किराए के आतंकी दिए, पार्लियामेंट को याद कीजिए, किराए के इमरान खान सैनिक दिए किस लड़ने प्रकार के लिए, की- और क्या होता है जी। लेकिन ये सारा डेवलपमेंट आप अचानक से मैं वही देखेंगे, निपुण भाई, आप अचानक से देखेंगे चीजें। मैं चाहूंगा उज़मा मैडम भी इस पर, और बिलाल भाई भी, और इस पर बंसल सर भी इस पर थोड़ा सा अपनी तकरीर रखें कि ये सब कुछ अचानक से डेवलप हो रहा है जब से आसिम मुनीर वहां से वापस लौटे अमेरिका से, और जब से उनकी यूएस में 2-3 बार मीटिंग हुई है। हालांकि भारत ने अभी हाल ही में 2 दिन पहले अमेरिका के साथ सबसे बड़ी डिफेंस डील साइन की है, रक्षा समझौता किया है। लेकिन फिर भी अब क्या है कि दिल को बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा वाली बात है। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं कि उसके बाद देखिए तालिबान से झड़प, तालिबान पर हमला, अफगानिस्तान पर हमला, केपी में एयर स्ट्राइक, भारत के साथ अचानक से एस्केलेशन,
न्यूक्लियर टेस्ट की बात, और अब फील्ड मार्शल को संवैधानिक पोस्ट या संवैधानिक तौर पर पुख्ता करने की एक पोस्ट देने की बातचीत की जा रही है। ये सारा डेवलपमेंट पिछले 1-2 महीने में शुरू हुआ है आफ्टर जो मुलाकात हुई है डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका के साथ आसिम मुनीर की या शहबाज शरीफ की। तो ये गेम जो है वो किस तरह का चल रहा है। और थोड़ी देर पहले अभी बातचीत हो रही थी कि भाई तालिबान आप लोगों के साथ हो गया, तो तालिबान जो आप लोगों का था, जिसको आप लोग स्ट्रेटेजिक डेप्थ कहते थे, वो आपके साथ रहा ही नहीं कभी, क्योंकि वो आपके किरदार को समझ गया। मैं उस्मा जी का इस पर एक रिएक्शन चाहूंगा, उसके बाद में बंसल सर आपके पास आ रहा हूं। देखिए, मैं ख्वाब देखने पे तो कोई पाबंदी नहीं बंदा लगा सकता। आपके मेहमान जो हैं उनको ख्वाब में पाकिस्तान अकेला पंजाब नजर आ रहा है, वो बलूचिस्तान चला जाएगा तो फलाना चला जाएगा। आप लोगों का यही मसला है कि आप पाकिस्तान के वजूद को कभी हजम कर ही नहीं सके। आप एक नक्शा प्लीज अपने सामने रखा करें ताकि आपको पता चले कि इस रीजन में अब सबसे मजबूत और सबसे जो पावरफुल कंट्री है वो पाकिस्तान बन के उभरी है। और आसिम मुनीर से आप इसलिए आपको प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि उनको पूरी दुनिया में एक्नॉलेजमेंट मिली है कि जिस तरीके से उन्होंने आपके राफेलों को जमीन बोझ किया और आप लोगों के सारे कैंप्स उड़ा दिए और आपका जो है पूरी स्ट्रेटजी जो है वो दफन उस्मा मैडम ने नई इंफॉर्मेशन सारे कैंप्स उड़ा दिया हमारे। वो आपको उसका प्रॉब्लम है। देखिए, आप लोगों ने ये जो दहशतगर्दी है ये अपने घर में आपने इतनी फैलाई हुई। 40 आपके आजादी की तहरीकें चल रही हैं इंडिया में, आपके 5000 लोगों को भून दिया गुजरात में, आपने कश्मीर को दुनिया का सबसे बड़ा जेल बनाया हुआ है, वहां पे आपकी 7 लाख फौज क्यों आपने बिठाई हुई है। उन्होंने हजारों ख्वातीन की गैंगरेप वहां पे किए, वहां पे आप बच्चों को भी नहीं छोड़ते, पैलेट गन से उनको आप उनकी टारगेट करते हैं। आपने उनके यूथ को देखे, 10 साल पुरानी कहानी बता रही है मैडम आप। कत्लो गारत की है। आप देखें, आप नागालैंड में देखें, उन्होंने अपना झंडा लहरा दिया है। आप बात करते हैं कि जी इंडिया बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी तो कब की दफन हो गई है इंडिया में। आपकी आरएसएस मेंटेलिटी अब वहां पे राज करती है, आपका हिंदुत्व सोच वहां राज करता है। आपके लोग वहां पे काली स्याहियां फेंकते हैं लोगों के मुंह पे, वहां पे तो माइनॉरिटीज के साथ जो हशर हो रहा है। दिल्ली जो है ख्वाजा आसिफ पे काली स्याही फेंकी गई थी उस्मा मैडम। अभी ख्वाजा आसिफ पे फेंकी गई थी निकाली स्याही, ये बताइए यहाँ कौन किस पे काली स्याही फेंक रहा है। डेमोक्रेसी है वो खत्म हो चुका है, अब कहीं नहीं खत्म हुआ है। इसलिए आसिम मुनीर तो आपके हिसाब पे सवाल है। पूरी दुनिया में भारत के लोकतंत्र की कस्में खाई जाती हैं। लोहा पूरी दुनिया ने मान लिया है और पाकिस्तान का लोहा पूरी दुनिया ने मान लिया है कि हम जो है वो एक रीजनल पावर बन के उभरे हैं अब साउथ एशिया में। और मैं तो कहता हूँ आप इकलौते पावर है पूरी दुनिया में। आप लोगों का उस्मा मैडम आप लोग इकलौते पावर हैं, रीजनल नहीं है आप। भी है खौफ खाना, क्योंकि आपका फ्यूचर मैम आप इकलौते नहीं है, शिकस्त लिखी हुई है। आप हर फ्रंट आप इकलौते पावर नहीं है, आप वर्ल्ड पावर हैं। टेररिज्म में टेररिस्टों को ट्रेनिंग देने के मामले में, आप टेररिस्टों को पनाह देने के मामले में वर्ल्ड पावर है, आप रीजनल पावर नहीं है। आप थोड़ा सा अपने आप को और ऊपर रखिए। आप पुष्पनाई कर रहे हैं बीएलए की बलूचिस्तान में, आप हम क्यों करेंगे, हमें क्या लेना देना। हमारे पास जो कुलभूषण यादव है वो कौन है? वो आप कुलभूषण यादव बीएलए का लीडर है, बीएलए चीफ है वो। उसको आप ईरान के चाबार से उठा लाए और कह रहे हैं बेचारा एक कमजोर सा पतला सा आदमी, और कह रहे पूरे पाकिस्तान को कुलभूषण से खतरा है। अरे आपने अफगानिस्तान में बिठाई हुई है अपनी, क्या खुदा से खौफ करें उस्मा करदार जी, क्या बात कर रही हैं आप। एक बेचारे कुलभूषण यादव को बिना खाना पीने के रखा हुआ है। वो तो आईसीजे का भला हो, जिन्होंने आपको डांटा फटकारा तब आप लोगों ने उसको रोका, वरना उसके साथ क्या स्थिति करते अभी आप, वो तो पूरी दुनिया देखती। कभी आंखें निकाल लेते, कभी पैर काट देते, पता नहीं क्या करते। आप लोगों ने पहले भी भारतीय जवानों के साथ किया है। मैं बस ये कहना चाह रहा हूं, आप जो है आप कहां गुजरात आ रही हैं? पहले इस बात का जवाब दें। अरे कहां गुजरात आ रही हैं आप? पहले इस बात का जवाब दीजिए। पूरी दुनिया में आपका किरदार, अच्छा ठीक है, आपको एफएटीएफ ने ग्रे लिस्ट में क्यों डाला था? आपको एफएटीएफ ने ग्रे लिस्ट में क्यों डाला था? आप जो दलित हैं, आपको एफएटीएफ ने ग्रे लिस्ट में क्यों डाला था? आप उनको इंसान नहीं समझते हैं। मैं कह रहा हूं आपको एफएटीएफ ने ग्रे लिस्ट में क्यों डाला था?
आपको एफएटीएफ ने ग्रे लिस्ट में क्यों डाला? उसके साथ आपने क्या हशर किया हुआ है? मैं कह रहा हूँ आपको अभी तक एफएटीएफ ने आप- ग्रे लिस्ट में क्यों डाला था? मेरे आप- सवाल का आपने जवाब नहीं उनको देंगे, मुझे low पता है। caste निपुण भाई कुछ कहना चाह रहे हो? उसके बाद बंसल सर आपके पास आ रहा हूँ, फिर बिलाल साहब आपके पास आ रहा हूँ। निपुण भाई फंडामेंटल राइट्स ही नहीं है वहां पे। मैं जी। एक तो उज्ज्वल जी से मेरा प्रश्न ये था, उज्ज्वल जी बोले रीजनल पावर है, ये बताइए आपका रीजनल पावर कहाँ पर बनता है? कौन सा रीजन है हमारा? साउथ एशिया में कितने देश है? मैं जानकारी लेना चाहता हूँ। उज्ज्वल जी बताएंगी कि साउथ एशिया में कितने देश हैं, उनके नाम बताइए, टेस्ट हो जाए, पता चले कि पाकिस्तान में कितनी पढ़ाई लिखाई होती है। और दूसरा मैप कौन सा वो भी बता दीजिए, 47 वाला मैप रखना है हमको सामने या 72 वाला या 2030 वाला या 47 से पहले वाला? उज्ज्वल जी टेस्टिंग शुरू, पावर देश का नाम बताइए, देश का नाम उभर के आए बताइए, हैं। साउथ एशिया के देश का नाम बताइए उज्ज्वल जी। आज आपका टेस्टिंग होगा, पाकिस्तान के मदरसों की टेस्टिंग होगी आज, कितना पढ़ाते हैं किस चीज का? किसका नाम बताइए। पूछ रहे हैं भारत मुझसे? का भाई क्या आप नाम कह रहे पूछ हैं रहे हैं? रीजन पावर है ना ज्यादा पाकिस्तान। अक्लमंद बनने की जरूरत नहीं है भाई। हाँ बताइए ना सबक उज्ज्वल सीखें सीखेंगे। अब आप कौन सी पावर है और किस क्षेत्र में पावर है? दिखाने के काबिल नहीं उस है। क्षेत्र का नाम आइंदा भी बताइए, आपके साथ क्षेत्र वही बताइए, करना है क्षेत्र आसिफ कौन सा है? मुनीर ने जो पिछली दफा किया है। तो कहाँ आप पढ़ा अपने आपने? references को अब जरा थोड़ा सा उनकी पाकिस्तान एक हिफाजत रीजनल करना पावर है, सीखें। कहाँ पढ़ा आपने? आप थोड़ी सी अच्छी उज्ज्वल जी ट्रेनिंग कहाँ पर पढ़ा? अपने मदरसे और में पढ़ा लोगों होगा को, ना? ताकि वो हमारा ठीक मुकाबला है, कर ठीक सकें। है, अब ठीक है, हमारा ठीक है, मुकाबला करने के ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निपुण भाई अभी शायद ये आपसी मैटर ज्यादा हो जाएगा आप लोगों का। मैं बार बार ये कह रहा हूं, वो कह रहे हैं रीजनल पावर। चलिए खैर उनको बोलने दिया। मैंने कहा रीजनल पावर भाई ओसामा बिन लादेन को आप बिठाते हैं इस एरिया में, इस रीजन में सबसे ज्यादा टेररिस्ट पावर आपके पास है। मैं कह रहा हूं, मैं मान रहा हूं, मैंने इख्तियार कर लिया इस बात को कि भाई आप लोग ही सबसे ज्यादा ट्रेनिंग कैंप चलाते हैं। अब सवाल इस बात की, जिंदगी भर आसिम मुनीर को ढोता रहेगा पाकिस्तान, और जो भी इसके बाद फील्ड मार्शल जो भी बनेगा वो सबसे ऊपर होगा। और भाई जंग हारने पर किसी को फील्ड मार्शल बनाकर उसको परमानेंट करने का प्लान है। तो पहली बार दुनिया में देख रहा है इंसान कि ऐसा भी कुछ होता है। बंसल साहब आप लोगों को बहुत बदहजमी हुई है। चाहता हूं मैडम, उज्मा की जो थोड़ा सा इनको एक चीज नजर नहीं आती, सुपर पावर तो कह रही हैं, पर इनके जो फौजियों की पैंटें और बंदूकें और जो वहां पे तालिबान ने उसकी जो नुमाइश लगाई है वो नजर नहीं आती। ये इतनी बड़ी सुपर पावर है तो उससे पता चल जाता है कितनी बड़ी सुपर पावर है। भाई रहा इनका ये आर्मी की बात तो करते हैं, जो आर्मी नहीं बर्बाद किया है पाकिस्तान को, ये समझ आ जाना चाहिए। 1960 तक आर्मी जो पाकिस्तान की इकोनॉमी थी वो भारत के बराबर थी, और इन्होंने इनके सेना ने सबको लूट करके अपने घर बने हैं। भारत अपने घर से मतलब पाकिस्तान से बाहर पैसा भेज दिया, इस वजह से वो कंगाल देश है। अब जो कंगाली की यहाँ तक है कि अब इजराइल के कहने मतलब इजराइल से ये $100 का जो है वो हो रहा है कि इजराइल कह रहा हम तो $100 देंगे जो इनके सोल्जर जा रहे हैं, 20,000 सोल्जर गाजा के अंदर में, और वो फिलिस्तीनी के अगेंस्ट में लड़ेंगे वहां। ये तो इनका एक गद्दारी है अपनी कौम के साथ में भी। तो इस तरह का जो पाकिस्तान है ये रीजनल सुपर और जो सारी दुनिया का हिमायती बनता है, ये इनकी जो है असलियत ये है। और इसके अलावा बात ये है कि अभी जो है ये मैं बार बार कह रहा हूं कि ये सिर्फ लेजिटिमाइट करना है कि पाकिस्तान के फौजी को एक जो अथॉरिटी दे करके वो पूरा कमांड करता रहे। अगर ऐसा नहीं किया तो तख्ता पलटने का खतरा है। और जहां तक एक निपुण जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि जो इनकी मीडिया है वो आईना दिखाना चाहिए, जो इनके लीडर्स हैं वो बजाय आईना दिखाने के और जो उनकी जो इलेजिटिमेट या जो उनकी करतूतें हैं उनको प्रेज कर रहे हैं। कौन तो आईना दिखाएगा सर? पाकिस्तानी आर्मी को पाकिस्तान में खाल खींच के जूता बनवा लेंगे 2 दिन के अंदर। देखिए ऐसा है, मैं एक बात बता देता हूँ, थोड़ा सा ध्यान रखिए। जो मई 2023 में जो यहाँ पे एक हंगामा हुआ था, जब जो इमरान खान को, तो फौज का डर खत्म हो गया था। इनके जो आर्मी कमांडर थे, जो कोर कमांडर थे, उनके घर में घुस गई थी जनता और फ्रिज से खाना खा लिया और सब कुछ जो और है उसमें से बुरा हाल। और जितने लोग घुसे थे उसमें से फिर कोई आज तक मिला नहीं, सब लापता की लिस्ट में लगा टंगे हुए वहां थानों में। नहीं वो ठीक है, लेकिन इनके देश में वहीं पाकिस्तान में ये भी नारे लगते हैं कि ये जो सब गुमशुदा की तलाश है आज की तारीख में। जो लोग वहां कमांडर के घर में घुसने की कोशिश कर रहे थे। नहीं, अगर जो इनके सारे लीडर आ जाएं और जो जनता आ जाए तो फौज भी तो जनता से ही होती है ना। और जनता ने ये कह ही दिया कि पब्लिक आ जाए तो ठीक है, लीडर्स तो कुछ नहीं कर पाएंगे।
अब पब्लिक अब आ गई, लीडर्स पब्लिक आ जाएगी। लीडर्स ने ही तो पब्लिक जो है, फील्ड मार्शल को वो लीडर संवैधानिक तख्ता लीडर्स पलट को- देने का फैसला किया पब्लिक को है। लीडर सपोर्ट ऑफिशियल तख्ता पलट कर रहे हैं सर। सपोर्ट करें, पब्लिक को लीडर और पत्रकार सपोर्ट करें तो कुछ उद्धार हो सकता है पाकिस्तान। नहीं, ऑफिशियल तख्ता पलट करने की तैयारी कर रहे हैं। पीटीआई यही तो कह रही है। बिलाल शफी कुछ कहना चाह रहे हैं। बिलाल शफीक जी, अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, यहाँ बात हो रही थी रीजनल पार्ट। मैं जरा अपने इमोशन को कंट्रोल करता हूँ, क्योंकि मुझे इस चीज का अब अंदाजा हो चुका है कि आप बायस्ड हैं। तो मैं ऐसे लोगों के साथ एनर्जी नहीं लगाना चाहता जिनका कवर सफेद है। रीजनल पार्ट नहीं, पाकिस्तान ग्लोबल पावर है। पहले ये मैं आपको क्लियर कर दूं, ईरान इसराइल लड़ाई होती है तो पाकिस्तान के पे जो आपके जिनसे आपको बहुत ज्यादा तकलीफ है, फील्ड मार्शल को अमेरिका बुलाया जाता है। चाइना के साथ जो सी पैक है उसकी जो बेसिक जो है, अगर आपको पता हो, अगर आपको इतना अंदाजा हो कि पाकिस्तान को मैं क्यों ग्लोबल पावर कह रहा हूं, उसकी बेसिक अरे भाई साहब, ऐसा डिक्टेटरशिप में होता है। शफीक जी, आप पत्रकार आदमी हैं, कैसी बातें कर रहे हैं? ऐसा डिक्टेटरशिप में होता है। कहीं के आर्मी चीफ को कोई दूसरा सदर क्यों बुलाएगा? अरे हमारे देश के आर्मी चीफ को डोनाल्ड ट्रंप क्यों बुलाएंगे? क्या इंटरेस्ट है? हमारे देश में चुनी हुई सरकार है, चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, चुनी हुई राष्ट्रपति हैं। ये डिक्टेटरशिप में होता है भाई साहब। जो बात आप किस चीज को डिफेंड कर रहे हैं? आप मुझे बायस्ड कह रहे हैं। आप जर्नलिस्ट हैं, आप एक अनबायस्डनेस के तौर पर बोलिए, क्या किसी देश के आर्मी चीफ को बुलाता है कोई आदमी मीटिंग के लिए, किसी दूसरे देश का सदर? वो तब होता है जब वो आर्मी चीफ उस देश को रूल कर रहा हो। और आप कहते हैं डेमोक्रेसी है। ये तो डोनाल्ड ट्रंप ने आपके आर्मी चीफ को बुलाकर पूरी दुनिया को यह साबित कर दिया कि पाकिस्तान में डिक्टेटरशिप है। इससे बड़ी लाइन ही नहीं हो सकती। आप लोगों की पोल खुल गई, आप खुश हो रहे हैं कि भाई मुनीर साहब चले गए, मुनीर साहब से डर लगता है इनको। मुनीर साहब की पोल पट्टी खोल दी, पाकिस्तान की पोल पट्टी खोल दी कि आपके यहां डिक्टेटरशिप है, और उसी डिक्टेटरशिप की वजह से आपका 27th अमेंडमेंट आ रहा है। मेरी नजर में एज अ मुस्लिम, मैं तो डेमोक्रेसी पे बिलीव ही नहीं करता। चाइना में डेमोक्रेसी है, चाइना दुनिया की राइट इकोनॉमी है, चाइना का जो ग्लोबल ऑर्डर है वो राइट कर है। तो चाइना में डिक्टेटरशिप भी तो नहीं है। वो डाउनफॉल की तरफ जा रहा है। अब चाइना से कंपेयर कर रहे हैं पाकिस्तान को? नहीं, मैं बिल्कुल कह रहा हूं कि मेरे लिए डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप, ये अफगानिस्तान वाला सामान खाना बंद कर दिया। मैं बता रहा हूं आपको, दिक्कत हो रही है आपके साथ। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है। देखिए बिलाल भाई, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए, कोई बात नहीं। देखिए, डिबेट में फैक्ट पे बात करते हैं हम, कभी बायसनेस पे बात नहीं करते हैं। आगे भी कभी आप डिबेट में आएंगे तो आपको ये बात महसूस होगी। फिलहाल अपना ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ने के लिए। निपुण भाई, आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बंसल सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इंडिया बोल रहा है कि इस डिबेट में फिलहाल इतना ही। आगे बढ़ने से पहले बताते हैं आपको इंडिया डेली क्विज कॉन्टेस्ट के बारे में। इंडिया डेली क्विज कॉन्टेस्ट की बारी है, और सवाल आज आपका यह है कि कब आएंगे बिहार चुनाव के नतीजे। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 14 नवंबर, ऑप्शन बी 16 नवंबर। सही जवाब भेजिए 72407 पर। व्हाट्सएप पर सही जवाब देने वाले लकी विजेता को मिलेगा शानदार इनाम। कल के इंडिया बोल रहा है क्विज कॉन्टेस्ट के लकी विजेता का नाम भी आपको बताते हैं। कल पूछे गए सवाल का सही जवाब दिया है सूरज कुमार, फरीदाबाद में रहते हैं, हरियाणा में। सूरज कुमार जी, बहुत बहुत बधाई आपको। इंडिया डेली की तरफ से जल्द मिलेगा एक शानदार तोहफा।